हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज अपन लेके आए हैं एक नया सेशन, जो कि अपन आपको पता ही है कि कंटिन्यूअसली अपन क्या कर रहे हैं। जो अपने रीट में पीवाईक्यूज हैं, यानी कि जो पहले के पेपर हुए हैं उनके सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं साइंस के, वो अपन क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली करते जा रहे हैं। तो सबसे पहला अपना स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप अपना यही है कि अपन जितने भी पीवाईक्यूज हैं सबसे पहले उनको कंप्लीट करेंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे, अपन अपने जितने भी टॉपिक्स हैं सारे स्टेप बाय स्टेप सारे टॉपिक्स क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले अपन ने देखो क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस कर लिए हैं। सबसे पहले अगर आप लोगों ने उन पेपर्स को जाके नहीं चेक करा है तो सबसे पहले आप उन वीडियोस को देखें और जितने भी अपने पीवाईक्यूज लगाए हुए हैं सबसे पहले आप उनको चेक करें, ताकि उनको उनमें भी आपको आइडिया लग जाएगी कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। एटलीस्ट अपन ने जितने भी पेपर करे हैं उनमें ही अपन को 3 4 5 इतने क्वेश्चंस मिल रहे हैं जो रेगुलरली रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आज इस पेपर में भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो रिपीट हुआ है कंटिन्यूअसली, वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगी। अपन सारी चीज़ें क्या करेंगे, अपन जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं उसका क्या करेंगे, अपन डिस्कशन करेंगे कि अपन क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रहे हैं तो क्या करेंगे, अपन उसमें जितने भी ऑप्शंस आ रहे हैं अपन उन ऑप्शंस को भी साथ में क्या कवर करके चलें। ठीक है, देन स्टार्ट करते हैं अपन। आज कौन सा पेपर स्टार्ट कर रहे हैं अपन, जो रीट का मेंस का पेपर है 2021 का, आज अपन उस पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन पहले क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो अपना पहला क्वेश्चन क्या है, देखो पहला क्वेश्चन है, उष्मा संचरण की किस विधि द्वारा सूर्य से उत्सर्जित उष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है। ये फर्स्ट क्वेश्चन नहीं है, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन अपना ये है कि अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति में पास्कल किसका मात्रक है। ये अपन को क्या पूछ रहा है कि पास्कल जो है वो किसका मात्रक है। तो पास्कल देखो किसका मात्रक होगा, सबसे पहला है प्रेशर यानी कि दाब, वर्क, कार्य, एनर्जी, ऊर्जा, पावर, शक्ति। तो अब देखो इन चारों में से जो ये पास्कल है वो किसका मात्रक है। आप लोगों को ये तो पता ही होगा क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसमें 7 या 8 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बेसिक वाले क्वेश्चन होंगे। अगर आपने 6 से 10 तक की साइंस को भी आराम से ध्यान से पढ़ा है, बेसिक से पढ़ा है, तो आपको क्या होगा, ये 6 से 7 या 8 क्वेश्चन आराम से कवर हो जाएंगे। तो ये वाला किस में से है, उन्हीं बेसिक क्वेश्चन में से है जो मैंने बताया कि अगर आपने 6 से 10 तक की साइंस को भी आपने ढंग से पढ़ा है तो आप आराम से उस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो इस देखो पास्कल किसका मात्रक रहेगा, पास्कल है दाब का मात्रक। ठीक है, तो इसमें देखो समझाने वाला तो वैसे कुछ है नहीं, ये चीज़ें कुछ हैं जो आपको याद रखनी रहेंगी। तो पास्कल किसका मात्रक है, दाब का। ठीक है, देन चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देखो उष्मा संचरण की किस विधि द्वारा सूर्य से उत्सर्जित उष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है। यानी कि सूर्य से जो उष्मा है अपनी वो पृथ्वी तक पहुंचती है, तो उसकी वो जो फॉर्म होती है उसको क्या बोलते हैं, या जो विधि होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे अपन, कॉन्वेक्शन यानी कि सहवन, कंडक्शन यानी कि चालन, रेडिएशन यानी कि विकिरण। कॉन्वेक्शन एंड कंडक्शन बोथ, क्या सहवन और चालन दोनों है, नहीं, इनमें ऑप्शन है रेडिएशन, विकिरण। जैसे अपन को पता ही है कि अपन क्या मानते हैं, रेडिएशंस, जो ये सन की रेडिएशन उससे क्या होता है, अपनी स्किन भी डैमेज होती है, जो ओजोन है अपनी वो भी डैमेज होती जा रही है, तो वो क्या है, रेडिएशन है, विकिरण है। ओके, देन थर्ड क्वेश्चन है अपना, परस्पर 60 डिग्री के कोण पर रखे दो समतल दर्पण के मध्य एक वस्तु रखी है, बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब है प्रतिबिंब, इसका मतलब क्या है, प्रतिबिंब। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा आपका, प्रतिबिंब। यानी कि परस्पर 60 डिग्री के कोण पर रखे दो समतल दर्पणों के मध्य एक वस्तु रखी है, बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी। तो अब ये बताओ कि टोटल जो अपना कोण है वो कितना होता है, वो होता है 360। ठीक है, 360। देन अपन को क्या पूछा है, 60 डिग्री के कोण क्या पूछा है, तो आंसर कितना आया, 6। देन 6 भी क्या है, एक सम संख्या है, क्या है, सम संख्या। तो इसमें से क्या करेंगे अपन, 6 में से क्या करेंगे, एक घटाएंगे तो क्या आएगा, 5। तो अपना आंसर क्या रहेगा, 5। आई होप ये वाला आपको समझ में आया होगा और आपने पढ़ा भी होगा। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन सारी चीज़ें क्या करेंगे, फिर से दोबारा से पढ़ेंगे तो आपकी सारी चीज़ें क्या रहेंगी, क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देन स्टार्ट करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखो, ध्वनि की जो तीव्रता की वृद्धि निर्धारित की जाती है, यानी कि जो ध्वनि की जो तीव्रता है, अब तीव्रता को क्या बोलते हैं अपन,
तीव्रता को बोलते हैं अपन प्रबलता भी बोलते हैं, प्रबलता यानी कि लाउडनेस। लाउडनेस जो होती है वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, किसके द्वारा निर्धारित की जाएगी, एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम, देन उसके बाद फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, पिच ऑफ साउंड यानी इसको बोलते हैं अपन तारत्व, क्या बोलते हैं इसको, तारत्व, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे अपन, तारत्व। देन उसके बाद टाइम ऑफ पीरियड, आवर्तकाल। अब देखो जो आवृत्ति है वो किस पे डिपेंड करेगी, आवर्तकाल पे डिपेंड करेगी। उसके बाद देखो जो ये तीव्रता है वो किस पे डिपेंड करेगी, आयाम पे डिपेंड करेगी, किस पे डिपेंड करेगी, आयाम पे, ठीक है। तो इसका राइट क्वेश्चन होगा ए, ठीक है। देन चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद देखो जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के समक्ष उसके वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो बना प्रतिबिंब होगा, कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। देन नेक्स्ट ऑप्शन है रियल, इन्वर्टेड एंड इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि वास्तविक, उल्टा और वस्तु के साइज के बराबर। देन थर्ड ऑप्शन है वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। देन डी ऑप्शन है वर्चुअल, इरेक्ट एंड इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसमें बी ऑप्शन अपना क्या रहेगा, राइट रहेगा। इसमें देखो क्या बनता है, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के समक्ष उसके वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के साइज के क्या बनेगा, इक्वल बनेगा या बराबर बनेगा, ठीक है। देन चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका बी ऑप्शन राइट रहेगा। उसके बाद फ्यूज तार किस आधार पर कार्य करता है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है, ये वाला क्वेश्चन क्या है, कंटिन्यूअसली रिपीट होता जा रहा है। मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं आपको उन क्वेश्चन में कंटिन्यूअसली ये क्वेश्चन क्या हुआ है, रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट होगा। एटलीस्ट आपने जितने क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करवाए हैं, अगर आपने उन क्वेश्चंस को भी करा है या उन पेपर को भी देखा है तो आप ये वाला क्वेश्चन बिना कोई थ्योरी जाने, बिना कोई पूरा कॉन्सेप्ट रीड किए हुए आप इसका आंसर लगा सकते हो आराम से, ठीक है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं अपन क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट यानी कि धारा का चुंबकीय प्रभाव। देन उसके बाद है केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट यानी धारा का रासायनिक प्रभाव। उसके बाद है थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट यानी कि धारा का उष्मीय प्रभाव। देन नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें क्या रहेगा, इसका जो सी ऑप्शन है वो वाला ऑप्शन रहेगा इसका करेक्ट, यानी कि धारा का जो उष्मीय प्रभाव है फ्यूज तार उसके आधार पर कार्य करता है। फ्यूज तार किस पे काम करता है, धारा का जो उष्मीय इफेक्ट है, उष्मीय प्रभाव है, उस पे क्या करता है, काम करता है, ठीक है। देन चलते हैं अपन 7th या नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें पूछा है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग होगा। इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग कितना होगा, कितना होगा। अब ये देखो इसमें बताया है, ये जो यहाँ पे एरो लगा हुआ है या ये लगा हुआ है ये है पॉइंट है, ठीक है, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, ये क्या है, पॉइंट है। अब इसमें देखो क्या रहेगा, 12.1 किलोमीटर प्रति हावर, 12.1 किलोमीटर प्रति सेकंड या 11.2 किलोमीटर प्रति हावर या 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो इसका ऑप्शन रहेगा पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग होगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। क्या ऑप्शन रहेगा इसका, क्या आंसर रहेगा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। देन चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कागज पर उपलब्ध दस्तावेज अथवा चित्रों को कंप्यूटर की डिजिटल मेमोरी में संग्रहित करने के लिए उपयोग में ली जाने वाली युक्ति है। ए डिवाइस यूज टू स्टोर डॉक्यूमेंट्स ऑफ और पिक्चर्स अवेलेबल ऑन एनी पेपर इनटू डिजिटल मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज OMR। OMR आपको पता ही है कि अपन किस काम में लेते हैं, जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, क्वेश्चन पेपर होते हैं अपने, उनको चेक करने के लिए इनको क्या लिया जाता है, काम में लिया जाता है, ठीक है, क्या लिया जाता है, काम में लिया जाता है। प्लॉटर होता है, प्लॉटर भी नहीं आएगा इसमें। AICR, MICR ये भी नहीं होगा, इसका ऑप्शन क्या रहेगा, स्कैनर। इसका आंसर क्या रहेगा, स्कैनर, ठीक है। देन चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो जो ये अपना 9th क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि SB किस तत्व का प्रतीक है। अपन ने ये भी देखा है कि आवर्त सारणी में भी ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन तो कंफर्म ही आता है। आवर्त सारणी से क्या होता है, या तो धातु धातु में से कोई ना कोई क्वेश्चन पुटअप हो जाता है, या कोई सिंबल होता है, साइन होता है। जैसे कि इसमें पूछा है कि इसका प्रतीक क्या है, सिंबल क्या है, वो अपन को पूछ लिया जाता है। तो इसमें क्या पूछा है कि SB किस तत्व का साइन है,
किसका सिंबल है, तो किसका सिंबल है ये, सोलेनियम, एंटीमनी, सेलेनियम, स्ट्रॉन्सियम, टिन, तो ये साइन है एंटीमनी का। ठीक है, किसका साइन है, एंटीमनी का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो अपना, निम्नलिखित में से यौगिक है, निम्नलिखित में से क्या है, यौगिक है। यौगिक क्या है इसमें से, हीरा, हीरा कोई यौगिक नहीं है, हीरा यौगिक नहीं है। ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट भी कोई यौगिक नहीं है। हीरा कोई यौगिक नहीं है, ग्रेफाइट भी कोई यौगिक नहीं है। ओजोन भी क्या है, कोई यौगिक नहीं है। इसमें क्या है, वाटर, वाटर क्या है, एक यौगिक है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपन, एल्यूमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है। एल्यूमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है, एल्यूमिनियम, इसका सूत्र क्या रहेगा, इसका सूत्र रहेगा देखो, इसमें क्या आएगा, Al3, इसका क्या आएगा, इसमें देखो क्या आएगा, इस वाला ऑप्शन आएगा, इसमें देखो Al2SO4 3। अब देखो आपको ये बनाना तो आता ही होगा कि किस तरीके से रासायनिक सूत्र बनते हैं या रासायनिक यौगिक बनते हैं, तो आई होप ये वाला आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि Al2SO4 3 कैसे बना होगा। अब देखो ये वाला अगर आपको देखना है तो आपको कंटिन्यूसली क्लास लेनी होगी, ऐसे तो आपको समझ में आएगा नहीं। एक अगर मैं आपको बना के दिखा दूंगी उससे क्या रहेगा, उसमें आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, देन चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद बात करते हैं, क्षारीय माध्यम में फिनोलेप्थेनिल सूचक का रंग होता है। अब देखो बच्चों इसमें क्वेश्चन ही सारे, इसमें देखो ऑप्शंस ही सारे गलत हो गए हैं, तो इनमें से कुछ नहीं होगा देखो, लेकिन मैं फिर भी इसका आंसर बता देती हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। क्षारीय माध्यम में फिनोलेप्थेनिल सूचक का रंग क्या होता है, तो देखो इसका जो रंग होगा ना वो हो जाएगा गुलाबी। क्या कलर होगा, पिंक, यानी कि गुलाबी। ठीक है, क्या कलर हो जाएगा इसमें, गुलाबी। देन चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने, निम्नलिखित में से संश्लिष्ट रेशों में से कौन सा एक एथिलीन ग्लाइकोल और टेरेप्थलिक बहुलक है। निम्नलिखित में से संश्लिष्ट रेशों में से कौन सा एथिलीन ग्लाइकोल और टेरेप्थलिन बहुलक है, इनमें से कौन सा एक बहुलक है। इसमें ऑर्नोल, डेक्रोन, नाइलॉन, रियोन, इसमें से देखो ये वाला जो है ना डेक्रोन, ये क्या है, बहुलक है। ग्लाइकोल और टेरेप्थलिक बहुलक है या पॉलीमर है। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो आगमन विधि का एक शिक्षण सूत्र है, आगमन विधि, वन ऑफ द टीचिंग मैक्सी ऑफ इंडक्टिव मेथड इज, इनमें से क्या है, इंडक्टिव या आगमन विधि का एक शिक्षण सूत्र है। फॉर्म जनरेशन टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर, फॉर्म पार्ट ऑफ होल, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, फॉर्म रूल ऑफ एग्जाम्पल, नियम से उदाहरण की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, फ्रॉम नॉन टू अननोन, तो इसमें क्या रहेगा, डी, फ्रॉम नॉन टू अननोन। ठीक है, देन चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, वायरस जनित रोग है। अब देखो डिजीज पे मैंने बताया है कि आपको हमेशा 2 क्वेश्चन तो मिलते ही हैं, 2 क्वेश्चन मिलते ही हैं, और मोस्टली देखो जो ये डिजीज़ लिखी हुई है सामने, इनमें से ही घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन मिल जाता है, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा बोनस पॉइंट रहेगा, क्योंकि एटलीस्ट आपको 2 या 3 क्वेश्चन किससे मिल जाएंगे, डिजीज़ वाले पोर्शन से मिल ही जाएंगे। एक जो अपना सेल वाला पार्ट है उससे कंटिन्यूसली एक क्वेश्चन मिलता ही है, 1 या 2 क्वेश्चन अपन को किससे मिलते हैं, सेल वाले पोर्शन से मिलते हैं। देन उसके बाद जो डिजीज़ वाला पोर्शन है, जब अपन सारे क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करते हैं तब अपन को पता चलता है कि कौन कौन से पेपर से, कौन कौन से सेगमेंट से कितने ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और रेगुलरली आते हैं। ये नहीं कि इस वाले पोर्शन से इस बार क्वेश्चन आया अगली बार नहीं आएगा। अपन ने जितने भी क्वेश्चन पेपर देखे हैं, एटलीस्ट आप भी अगर उन पेपर्स को देखते हो तो आपको पता लगेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन पेपर से कंटिन्यूसली क्वेश्चन आ रहे हैं, जो मैं आपको रोज़ बताती हूँ कि इस वाले पोर्शन से क्वेश्चन आने ही आने हैं और आते हैं। अब जैसे बता रही हूँ कि इसमें जो डिजीज़ वाला क्वेश्चन है, इससे हर बार क्वेश्चन आता है, हर बार 2 या 3 क्वेश्चन आपको मिलते ही हैं, और मोस्टली वही क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहे हैं, उन्हीं को घुमा फिरा के आपको डिज़ाइन करके दे दिया जाता है। देन सेल वाला पोर्शन है, उसमें से आपको कंटिन्यूसली 1 या 2 क्वेश्चन मिलता ही है। ठीक है, तो इसका आंसर टाइफाइड, मलेरिया, रेबीज या दस्त। अब देखो वायरस जनित रोग पूछा है, तो टाइफाइड क्या है, एक बैक्टीरिया से होता है। टाइफाइड किससे होता है, बैक्टीरिया से होगा। किससे होगा, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जनित रोग है ये। ठीक है, मलेरिया क्या है, मलेरिया भी बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, मलेरिया भी किससे होगा, बैक्टीरिया से होगा। देन ये वाला जो है रेबीज है, ये किससे होता है, वायरस से होता है।
ठीक है, रेबीज किससे होगा, वायरस से होगा। देन दस्त, ये विब्रियो कोलेरा, ये किससे होता है, विब्रियो कोलेरा, कोलेरा बैक्टीरिया है उससे क्या होता है, डिफ्थीरिया, ये जो है ना दस्त, ये किससे होंगे, विब्रियो कोलेरा। ठीक है, देन चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट या खमीर का एक उदाहरण है। अब ये देखो ईस्ट पे हर बार एक क्वेश्चन मिलता है, एटलीस्ट 1 ईयर छोड़ के 1 ईयर तो आपको यही सवाल मिलेगा, इसके अलावा ईस्ट पे और कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, कोई भी क्वेश्चन नहीं बन सकता इस सवाल के अलावा। अब इसमें देखो क्या रहेगा, आपको सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप आराम से ये वाले क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, इसमें क्या पूछा है, ईस्ट या खमीर एक उदाहरण है। ईस्ट क्या जीवाणु है, बैक्टीरिया है, नो। क्या कवक है, यस। क्या है, कवक। विषाणु है, नहीं है। एल्गी है, नहीं है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन क्या आ जाएगा, ईस्ट या खमीर क्या है, एक फंगस है, कवक है या फंजाई है। ठीक है, देन चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा शीत आवास का पादप है, निम्नलिखित में कौन सा एक शीत आवास का पादप है, शीत आवास का पादप है हाइड्रिला, नागफनी, बांस या सोल्डेनेला। अब ये देखो अपन को बताना है कि शीत आवास का पादप कौन सा है, क्या रहेगा, शीत आवास का पादप कौन सा रहेगा, शीत आवास का पादप रहेगा ये सोल्डेना। क्या रहेगा, सोल्डेना। ठीक है, देन चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये देखो, मैच ऑफ द फॉलोइंग्स, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए, निम्नलिखित का क्या कीजिए, सही मिलान कीजिए। अब ये देखो, ये भी किससे है, डिजीज वाले पोर्शन से है, और ये वाला क्वेश्चन तो आपके लिए बोनस मार्क रहेगा। बोनस मार्क क्यों रहेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये वाला जो क्वेश्चन रहता है ना, अगर इसमें से आपको 2 ऑप्शंस भी पता है, यानी कि एटलीस्ट आपको 2 क्वेश्चंस भी राइट पता है, 100% श्योर हो आप उस चीज़ के लिए कि यही वाला रहेगा इसमें, तो वो आपका क्वेश्चन आपके लिए बोनस मार्क रहेगा, क्योंकि वो आपका क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। और एक ये वाला क्वेश्चन तो आपसे कंफर्म ही पूछते हैं, कंफर्म पूछेंगे, वो डिजीज वाले से भी पूछ सकते हैं, किसी और से भी पूछ सकते हैं। जैसे पिछला क्वेश्चन पेपर में मैंने क्या करवाया था, पिछले क्वेश्चन पेपर में मैंने करवाया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम से आया था, वे कौन सा उत्सर्जी अंग है और किस में पाया जाता है, कौन से एनिमल में पाया जाता है या किस में पाया जाता है, ये कि एक्सीटरी सिस्टम है, उत्सर्जी तंत्र है, कौन से में पाया जाता है। तो उसमें से अगर आपको 2 ऑप्शंस भी आते हैं, यानी कि आपको 2 ऑप्शंस भी क्लियर हैं कि ये वाले 2 ऑप्शंस इसमें राइट है, तो आप तीसरे का क्या करोगे, आप आराम से पता लगा सकते हो कि इसका सही आंसर क्या रहेगा। ठीक है, तो मैं ये करके बताती हूँ कि किस तरीके से होगा। अब ये बताओ कि जैसे ये ट्यूबरोलोसिस है, यानी कि जो क्षय रोग है, ये किससे होगा। अब देखो, वैसे तो देखो आप कॉमन सेंस भी यूज कर सकते हो इसमें, कि आपको इसमें क्या दिख रहा है, ट्यूबरकुलोसिस दिख रहा है इसमें, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये वाला किसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा। इसमें क्या हो गया, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरोकुलोसिस। ठीक है, ये किसके साथ जाएगा। अब इसमें देखो आपके 2 ऑप्शंस अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे। 2 ऑप्शंस कौन से एलिमिनेट होंगे आप देखना, फर्स्ट वाला किसके साथ जा रहा है, यानी कि फर्स्ट किसके साथ जा रहा है, डी के साथ जा रहा है। तो अब देखो एक ऑप्शन तो ये ऐसे ही एलिमिनेट हो गया कि ये वाला तो कतई नहीं होगा। चलो ठीक है, इसमें 2 में 3 में दे दिया ये, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। देन अपन ने एक और ट्राई करते हैं, तीसरा होने का तो कोई कॉम्बिनेशन होने का कोई चांस ही नहीं है ना, अपन दूसरा और ट्राई करते हैं कि अपन मान लो कोई और पता हो या कॉमन सेंस से कोई क्वेश्चन हो रहा हो। अब इसमें देखो टाइफाइड आ गया। ठीक है, तो टाइफाइड में भी अपन देखो कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं। इसमें क्या रहेगा, टाइफाइड किससे होता है, साल्मोनेला टाइफी। अब साल्मोनेला मोस्टली जो डिजीज होते हैं जो कोज करता है ना, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, मोस्टली उनका क्या होता है, जो नाम होता है ना, उसी पे उन डिजीज के नाम को रख दिया जाता है। तो इसमें क्या हो गया, टाइफाइड किससे होता है, साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, अब ये देखो अपन क्या करते हैं, दूसरे वाले को भी पहले वाले को देख के क्या किया, एक ऑप्शन को एलिमिनेट किया, देन दूसरे वाले को देख के अपन हो सकता है एक ऑप्शन और एलिमिनेट कर दें। देन दूसरे पे क्या रहेगा, दूसरा किसके साथ जा रहा है, एक के साथ जा रहा है, तो ये देखो एक और एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अपन को क्या देखना है, अब इन दोनों में से एक और डिसाइड करना है। ठीक है, अगर एक और आंसर मिल गया तो अपन को फिर फोर्थ को देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो मान लो अपन को कुकुर खांसी है, कुकुर खांसी में से देखना है कौन सा पर्टुसिस है या ये जॉस्टर वाला है, कौन सा जाएगा। चिकन पॉक्स किससे होता है, चिकन पॉक्स किससे होगा,
अब ये देखो जो ये वूपिंग कफ है, कुकर खांसी है, वो किससे होती है? पर्टुसिस से होती है। ठीक है, किससे होगी? बोर्टेला पर्टुसिस। किससे होगी? बोर्टेला पर्टुसिस। देन फोर्थ के साथ क्या जाएगा? फोर्थ के साथ जाएगा फिर जोस्टर, यानी कि बी जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा? बी जाएगा। थर्ड किसके साथ जा रहा है? सी के साथ जा रहे हैं। थर्ड किसके साथ जाएगा? इसमें थोड़े ऑप्शन ही आगे पीछे दिए हुए हैं, इसकी वजह से गड़बड़ हो गया। ये दो तो सही हैं, ये जा रहा है। डी किसके साथ जा रहा है? ए के साथ जा रहा है। देन उसके बाद टाइप ए किसके साथ जा रहा है? ए के साथ जा रहा है। ठीक है, ए के साथ गया। उसके बाद जो थर्ड है वो किसके साथ जा रहा है? सी के साथ जा रहा है। थर्ड किसके साथ जाएगा? सी के साथ जाएगा। ये जा रहा है इसमें, और फिर ये वाला बी के साथ जा रहा है। नहीं, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, तो इसके बाद आपको इन दोनों ऑप्शंस को देखने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? थर्ड वाला जो ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। थर्ड वाला ऑप्शन क्या रहेगा? करेक्ट। ये वाला ऑप्शन क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। अब देखो इसमें क्या है, इसमें पहले के साथ कौन सा जा रहा है? ट्यूबुलोसिस जा रहा है। ठीक है, ट्यूबुलोसिस से जा रहा है। ठीक है, इसके साथ कौन सा जाएगा? ट्यूबरकुलोसिस जा रहा है। देन उसके बाद टाइफी के साथ क्या जा रहा है? ए जा रहा है। सेकंड के साथ क्या जा रहा है? ए जा रहा है। देन थर्ड के साथ क्या जा रहा है? सी जा रहा है। देन फोर्थ के साथ क्या जाएगा? बी जाएगा। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और इसको जो इजी करने की इजी ट्रिक है वो भी समझ में आ गई होगी। एटलीस्ट आपको दो पता है तो आप थर्ड का आराम से पता लगा सकते हो। ठीक है, देन चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? आई मीन सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे जो लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट ग्रंथि है उसको क्या बोलते हैं अपन? लीवर, अर्धिवृक्क, अग्नाशय या थाइमस? जो अपनी लीवर है वो अपनी बॉडी की क्या है? मानव शरीर की क्या है? सबसे बड़ी ग्लैंड है, जिसमें से क्या रहता है? जिसमें से बाइल जूस का सीक्रेशन होता है। बाइल जूस क्या करता है? फिर स्टमक में जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प करता है। बाइल जूस में बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो खाने को पचाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, मादा मानव में निषेचन स्थल होता है, यानी कि द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन फीमेल इज, फीमेल्स में जो फर्टिलाइजेशन होता है उसमें वो कौन सा पार्ट होता है या कौन सा निषेचन स्थल होता है? वेजाइना। वेजाइना जो होती है वो फर्टिलाइजेशन के लिए नहीं होती है। यूट्रस, गर्भाशय क्या होता है? गर्भाशय में सिर्फ गर्भ का धारण होता है। गर्भाशय में क्या होगा? गर्भ धारण होगा, ना कि वो कोई, वहाँ पे कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। वहाँ पे क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ गर्भधारण होगा। फेलोपियन ट्यूब, अंडाशय, यहाँ पे क्या होंगे? अंडाणु बनेंगे। ठीक है, अंडाणु बनेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन जो एक फेलोपियन ट्यूब होती है, अंडवाहिनी होती है, फेलोपियन ट्यूब या नलिका होती है अंडवाहिनी, इसमें क्या होता है? इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, और ये क्या होता है? फर्टिलाइजेशन स्थल होता है। ठीक है, देन चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन है हाइड्रा में सामान्यतः। अब हाइड्रा का क्वेश्चन भी कंटिन्यूसली पूछा गया है, कंटिन्यूसली आपको हर पेपर में आप देखोगे तो इससे भी क्वेश्चन आता है। अमीबा से आ जाए या हाइड्रा से आ जाए या किसी और से आ जाए, लेकिन इसमें से क्वेश्चन आता है। इस वाले सेगमेंट से एक क्वेश्चन तो आपके परमानेंट आएगा ही। हाइड्रा में सामान्यतः अलैंगिक जनन का प्रकार है। हाइड्रा में सामान्यतः क्या है? अलैंगिक जनन का कौन सा प्रकार है? यानी कि हाइड्रा, जब हाइड्रा में जनन कैसे होता है? देखो हाइड्रा की स्ट्रक्चर कैसी होती है? इस तरीके का दिखता है हाइड्रा। ठीक है, किस इस तरीके का क्या दिखेगा? हाइड्रा। अब हाइड्रा में जनन क्या होगा? अब देखो हाइड्रा के 3 सेगमेंट होते हैं। ठीक है, इस वाले सेगमेंट, अगर हाइड्रा का कोई सा भी सेगमेंट कट गया तो वो क्या करेगा? वो प्रजनन कर सकता है। ठीक है, अब देखो हाइड्रा में, देखो हाइड्रा में क्या बनेगा? सबसे पहले बड बनती है। ठीक है, यहाँ पे मान लो यहाँ से कट गया, इसमें क्या होगा? इसमें क्या हो गया? यहाँ पे एक बड बनेगी, बड जैसी क्या बनेगी? एक स्ट्रक्चर बनेगी। तो इसमें क्या रहेगा? देन इसके बाद ये अलग हो जाएगा और ये क्या करेगा? एक नए हाइड्रा का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, क्या करेगा? न्यू हाइड्रा का फॉर्मेशन कर लेगा। इसमें क्या होता है? इस तरीके से हाइड्रा में क्या होता है? बड। इसको क्या बोलते हैं अपन? बड बोलते हैं, जो हाइड्रा में नए ऑर्गेनिज्म के जनन के लिए बनते हैं। इसको क्या बोलते हैं अपन? बड बोलते हैं। ठीक है, अब इस तरीके से देखो इसमें होता है, तो ये इस विधि को क्या बोलते हैं अपन? इसको बोलते हैं अपन, अब ये देखो
अगर आप लोगों को पता है इसको बड बोलते हैं, तो आपको इसमें देखते ही पता लग जाएगा कि इसको क्या बोलेंगे अपन, बडिंग बोलेंगे। लेकिन फिर भी नहीं पता है तो इस ये जो विधि होती है उसको बोलते हैं अपन मुकुलन। क्या बोलते हैं इसको, मुकुलन, यानी कि बडिंग। क्या बोलेंगे इसको, बडिंग बोलेंगे। ठीक है, आई होप ये वाला भी समझ में आ गया होगा। और जो द्विविखंडन है यानी कि बाइनरी फिशन है, ये किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है अमीबा में। किस में पाया जाएगा, अमीबा में पाया जाएगा। और जो मल्टीपल फिजन होता है, मल्टीपल फिजन किस किस में पाया जाता है, प्लेनेरिया में पाया जाता है मल्टीपल फिशन। ठीक है, देन चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, तप्त स्थल शब्द दिया था। तप्त स्थल किसने शब्द दिया था, हॉटस्पॉट वाज गिवन बाय, हॉटस्पॉट इज गिवन बाय एनरस्ट हैकल ने दिया था, एजी टेंसलेल ने दिया था, वोल्टर जी रोशने ने दिया था। ठीक है, देन उसके बाद है नॉर्मन मेयरस ने दिया था। तो ये वाला जो फोर्थ ऑप्शन है ये वाला आपका करेक्ट रहेगा, इसने ये शब्द दिया था। क्या दिया था, हॉटस्पॉट। ठीक है, देन चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु उपयुक्त है, यानी कि जो जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट होता है, Which one of the following technique is most suitable for the disposal of biome waste? biome waste के लिए क्या रहेगा, भूमि भराव, पुनःचक्रण। पुनःचक्रण उनका कैसे होगा, उनका रिसाइकिल भी नहीं बनेगा, रिसाइकलिंग नहीं होगी, लैंडफिल भी नहीं होगा। जल में निस्तारण, अगर जल में कोई अशुद्धि होती, यानी कि जल में अगर कोई अशुद्धि होती तो उसको अपन क्या करते, निस्तारण कर सकते थे। लेकिन वो अशुद्धि कहाँ पे है, वो है जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट है, तो उसको अपन निस्तारण नहीं कर सकते। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, भस्मीकरण। ठीक है, देन चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसको भारत के बर्डमैन के रूप में जाना जाता है, सलीम अली, होमी जहांगीर भाभा, एपीजे अब्दुल कलाम, सीवी रमन। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आप सबको पता होगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर रहेगा सलीम अली। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आप, ये आंसर आप सब जानते होंगे। ठीक है, राजस्थान में जीरा के प्रमुख उत्पादक जिले हैं। राजस्थान में देखो जीरा के प्रमुख, अब देखो जैसे आप याद रख सकते हो सारी चीज़ें। अब देखो जीरा यानी कि जैसे याद रख सकते हो आप, इसमें क्या आएगा, जालोर आएगा एक तो, ठीक है, जोधपुर आएगा, ठीक है, देन बाड़मेर आएगा। ठीक है, क्या आएगा, बाड़मेर। फिर चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट रहेगा अपना, निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग में सरूपण तल तथा परिपक्वन तल पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग में सरूपण तल तथा परिपक्वन तल पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाय, लाइसोसोम या लचक। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनिज हैज ए फॉर्मिंग फेस एंड मैच्योरेशन फेस, यानी कि इसमें क्या पाए जाते हैं, मैच्योरेशन फेजेस पाए जाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी है, गोल्जी का क्या होता है, देखो ट्रांसपोर्टेशन का जितना भी काम होता है ना, यानी कि स्थानांतरण के जितने भी कार्य होते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं। अब देखो गोल्जी का क्या काम करता है, ये मान लो आपकी है गोल्जी का, इसमें क्या होता है, जो वैक्यूल्स होती हैं उनसे क्या होता है, अब ये 3 फॉर्म में जाएगा, ट्रांस गोल्गी, सिस गोल्गी, कितनी फॉर्म में जाएगा, क्या होंगी, इनसे वैक्यूल बनेंगी, वैक्यूल से फिर क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। अब देखो कोई भी प्रोटीन है, कुछ भी जा रहा है तो ये वैक्यूल्स के थ्रू से कहाँ जाएगा, अब ये कहीं भी जा सकता है, बाहर सेल में कहीं भी जा सकता है। सेल, मान लो ये सेल में सारी चीज़ें चल रही हैं, तो सेल में किसी और ऑर्गन में इन चीज़ों को भेजना है, तो वो काम कौन करेगा, वो करेगा गोल्गी। ठीक है, वो काम कौन करेगा, गोल्गी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, गोल्गी। ठीक है, गोल्जी बॉडी, गोल्जी का है। ठीक है, देन चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मनुष्य के ऊपरी जबड़े में उपस्थित चौर्णक दांतों की संख्या कितनी होती है, चौर्णक दांतों की संख्या कितनी होगी, उसकी संख्या होगी 6 या 6। ठीक है, 6 चौर्णक, यानी कि अपर जो में एडल्ट मैन इज टीथ प्रेजेंट होते हैं। नंबर ऑफ मोरल टीथ, मोरल टीथ की कितनी संख्या होती है, 6। ठीक है, देन चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के उत्पादन के अंतर्गत आता है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कम्स अंडर प्रोडक्ट ऑफ साइंस। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के उत्पादन के अंतर्गत आएगा, क्या आएगा, वैज्ञानिक अभिवृत्ति आएगा, परिकल्पना करना आएगा, वैज्ञानिक नियम आएगा, या प्रयोग करना आएगा। इसके अंदर आएगा साइंटिफिक लॉज, इसके अंदर क्या आएगा, साइंटिफिक लॉज। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों की अधिगम कठिनाइयों के निदान के उपरांत विज्ञान शिक्षण में किस प्रकार के शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए, दल शिक्षण, टीम टीचिंग,
उपचारात्मक शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण या निदानात्मक, इसमें अपन को क्या जाना चाहिए, उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, देन चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कितने क्वेश्चन हो गए अपने, 30 क्वेश्चन हो गए हैं। तो आज मैंने देखो फिर से आप लोगों को 2021 का क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चंस थे साइंस के वो सारे क्वेश्चन करवाए हैं। आई होप आप सारी सीरीज़ को ज्वाइन कर रहे होंगे, जितने भी मैंने पेपर करवाए हैं आप सारे पेपर देख रहे हैं। इसके देखो क्या रहेगा, अपन ने इस पेपर में भी देखा है कि कितने सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, हर बार आए हैं। अब जैसे डिजीज़ वाले पोर्शन से बताया, मैं जैसे कंटिन्यूसली डेली बता रही हूँ आपको कि डिजीज़ वाले पोर्शन से 2 या 3 क्वेश्चन आपको हमेशा पूछे जाते हैं, हमेशा। और एक क्वेश्चन आया है सेल वाले पोर्शन से आया है। देन कुछ ऐसी भी हैं जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं, थ्योरेटिकली चीज़ें हैं, वो फिक्स हैं, वो चीज़ें भी आपको पूछी जा रही हैं। देन जो अपना लेंस वाला है, मिरर वाला है, समतल दर्पण, उत्तर, वो सारी चीज़ें हैं, उनमें से भी एक क्वेश्चन आपको कंटिन्यूसली एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो जिन चीज़ों की बात अपन कंटिन्यूसली कर रहे हैं, एटलीस्ट अपन को पता तो लगे कि कौन से वाले सेगमेंट से कितने ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अपन को उस चीज़ का ये है कि देखो पता रहना चाहिए कि कौन से वाले सेगमेंट को अपनी कितनी प्रायोरिटी अपन को देनी चाहिए। प्रायोरिटी का मतलब ये नहीं है कि अगर किसी सेगमेंट से एक बार भी क्वेश्चन नहीं आया है या एक या दो एक क्वेश्चन आया है तो अपन उसको पढ़े नहीं, पढ़ना तो उसको भी पड़ेगा। क्योंकि अगर मान लो इस बार उससे क्वेश्चन आ जाए, अपन ये छोड़ दे उसको, इस वाले पोर्शन से तो कोई क्वेश्चन आने वाला है नहीं, फिर अपन ने उसको स्किप कर दिया, देन उसी टाइम अपन को वो मिल जाए क्वेश्चन, तो वो अच्छा नहीं रहता, फिर अपने सिलेक्शन के लिए दिक्कत आती है उसमें। तो वही चीज़ है कि अपन सारा सिलेबस कवर करेंगे, लेकिन अपन को वो चीज़ें पता होनी चाहिए कि किन चीज़ों से कंटिन्यूसली क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वो वाले सेगमेंट क्या करेंगे, अपन सबसे पहले कवर करेंगे, उनकी सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। देन उसके बाद अपने पास टाइम बचता है तो अपन उन वाले पोर्शंस को करेंगे जिनमें से क्वेश्चन नहीं आए हैं, या आए हैं तो बहुत रेयर चांसेस में आए हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपन टर्मिनोलॉजी पे ही फोकस करेंगे कि बायोलॉजी की जो सब टर्मिनोलॉजी है वो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे, ताकि आगे ऐसे कोई शब्द आए या टर्मिनोलॉजी आए जिसमें अपन को दिक्कत आए। अगर मान लो मैंने बताया, आपको अभी बताया कार्डियो, अब कार्डियो है तो आपको बता दिया कि कार्डियो का मतलब क्या होता है। कार्डियो का मतलब क्या रहेगा, हार्ट रहेगा। कार्डियोलॉजी आ गया तो आपको पता लग जाएगा कि हार्ट की जो स्टडी है उसको क्या बोलेंगे, अपन कार्डियोलॉजी बोलेंगे। तो वही वाली चीज़ है कि सबसे पहले क्या करेंगे, अपन अपना जो बेसिक है उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे, आगे अपन सारी चीज़ें कंटिन्यूसली लेके चलेंगे। ठीक है, देन आज की सीरीज़ अपन यहीं ख़त्म करते हैं। देन कल मिलते हैं अपन एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ। आई होप सारी चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होंगी, या आप जितने भी क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप मैथ से भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत ही शानदार ऑफर चल रहा है। अभी आप जो नंबर दिए गए हैं उन पे आप कांटेक्ट करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं कोर्स वगैरह की। उसमें सारी फैसिलिटी मिलेगी आपको, सारे रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे, सारी चीज़ें आपको एकदम अच्छी तैयारी या प्रॉपर जो आपकी एग्ज़ाम है उसको ध्यान में रख के सारी चीज़ें डिज़ाइन की गई हैं। तो थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक ज्वाइन किया, यहाँ तक पूरा वीडियो देखा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको फर्दर किसी और एग्ज़ाम का साइंस का कोई पोर्शन है जो करना है, या ये भी अगर आपको साइंस की क्लासेस जल्दी से जल्दी चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर करें कि मैम हमें साइंस की क्लासेस चाहिए, या पर्टिकुलर आप किसी एग्ज़ाम का बोल रहे हो कि मैम उस एग्ज़ाम का हमें पेपर सॉल्यूशन चाहिए, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। मैं आपके लिए बहुत जल्दी लाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने यहाँ तक ज्वाइन करके रखा सेशन को। धन्यवाद, मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ।